इतिहास पाकिस्तान में मिलता है, हीरा सुक्का का इतिहास भारत में भी मिल रहा है, हीरा सुक्का का इतिहास श्रीलंका में भी मिल रहा है। आखिर श्रीलंका, भारत और ये जो बाकी चीजें हैं, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा कि वास्तविकता में इनका अस्तित्व कहां पर था। सिर्फ भारत के आदिवासी ने बोल दिया, प्रधान ने बोल दिया कि हीरा सुक्का प्रधान था, गोंड ने बोल दिया कि लिंगो गोंड था। ये सही बात है क्या? जब हीरा सुक्का था, जब लिंगो था, तब आपको गोंड और प्रधान नाम से जानते नहीं थे लोग। तब आपको असुर बोलते थे, तुमको दस्यु बोलते थे। और हीरा सुक्का केवल संगीत का तज्ञ नहीं था, दुनिया में पहला आदमी था हीरा सुक्का जो जानवरों की भी भाषा बोलता था। ये भाषा की जो बात आप लोगों के सामने आ रही है, संगीत की जो बात बोल रहे हैं, बड़े बड़े महापंडित आके आदिवासियों को समझा रहे। आदिवासियों को संगीत समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग, कोई मरता है तो औरत रोती भी है तो राग में रोती है, ये सच्चाई है। ये आदिवासी संस्कृति की विशेषता है। आप लोग गोंडी समझते हैं, बड़ा देव का बजाते हैं वो ढेमसा, बड़ा देव की वो सहनाई बजाते हैं, लेकिन बड़ा देव का कोई उसका बोल नहीं बताता कि वो क्या है बोल। हमारी जो देव को हम लोग पूछते हैं वो सिर्फ संगीत से पूछते हैं। ये दुनिया में पहली कौम है जिसका भगवान भी संगीत से शुरू होता है। बाकी भगवानों की आरतियां हैं, बाकी भगवानों के मंत्र है, लेकिन आदिवासी अंतर मंत्र में नहीं, तंत्र में विश्वास करता है। ये विज्ञानवादी है। आज अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, अमेरिका के रेड इंडियंस में म्यूजिक से इलाज हो रहा है। जो पागल हो जाते हैं उनका म्यूजिक से इलाज हो रहा है, संगीत से इलाज हो रहा है उनका, इंजेक्शन से नहीं, संगीत से इलाज हो रहा है। और ये संगीत का इलाज जो ट्रीटमेंट था, उस वक्त हीरा सुक्का करता था। जो भगवान बुद्ध की तुम धम्म की कंसेप्ट बताते हो, धम्म ये बोल है, नाम नहीं है। धम्म जैसा बजता है आपका बाजा, जिसको आप लोग ढोल बोलते हैं, उसका पहला शब्द धम्म से शुरू होता है। ये कान में आदमी को सतर्क करता है, ये जागरूक करते हैं हमारे लोग। हमारे यहाँ नारायण पेन पूछते हैं। दुनिया के सभी धर्मों के लोग सुअर को, जिसको गोंडी में पद्दी बोलते हैं, वो सुअर को सब लोग अछूत जानवर मानते हैं, लेकिन आदिवासी कौम ऐसी कौम है जो उसको अपना नारायण पेन बोलती है, उसको अपना भगवान मानती है। वो नारायण पेन का बस्ता भी है ना, तो सुअर भी धून में नाचता है, यानी जानवरों को भी नाचना आता है। ये हीरा सुक्का की देन है। ये दुनिया में सबसे पहले जो वाद लाए हैं, जिन्होंने संगीत का निर्माण किए, ये हीरा सुक्का की कौम है। लेकिन ये बोलना गलत है कि ये गोंड है कि प्रधान है, ये बिल्कुल गलत बात। जब इन लोग थे, लिंगो था, जंगो तो लिंगो के पहले थी बहुत। उसको फड़ा पेन बोलते हैं, फड़ोल पेन नहीं बोलते। फड़ा यानी गोंडी में औरत को बोलते हैं। फड़ा ना, फड़ा आई आलू ना, फड़ा दाई आलू। फड़ा पेन बोले, फड़ोल पेन नहीं बोले कभी। फड़ा पेन का मतलब होता है, जंगो हमारे यहाँ माँ का सबसे बड़ा देव मानते थे। भगवान से ज्यादा महत्व आदिवासी संस्कृति में माँ का है। मैं आपको पूछने का मतलब ये था कि अब हीरा सुक्का के अवशेष मिल रहे हैं, लिंगों के अवशेष मिल रहे हैं, लेकिन भारत में कम, बाकी देशों में ज्यादा मिल रहे हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? वहां के आदिवासियों से तुम्हारा क्या संबंध है? वहां के आदिवासियों में हीरा सुक्का कैसे गया? अगर यहां से हीरा सुक्का वहां गया, यहां से लिंगो वहां गया, तो उन लोगों में और हमारे में इतना क्यों दिख रहा है? समानता है कौन सी है? इसको ढूंढने की जरूरत है। उन्होंने बोल दिया, गोंड बोलता है मैं लिंगो को मानता हूं, प्रधान बोलता मैं हीरा सुक्का को मानता हूं।
लेकिन हीरा सुखार लिंगो ने कभी नहीं बोले कि तू गोंड है कि तू प्रधान है। ये बात कभी नहीं खड़ी की। गोंडों ने गोंडी धर्म का नया दुकान लगा दिए। वो एक ही संस्कृति तुम्हारी, खून एक तुम्हारा, डीएनए एक तुम्हारा, भाषा एक तुम्हारी, समाज अलग अलग कैसे हो गया? कैसे अलग हो गया है? एक ही भाषा बोलने वाला लोग, एक ही डे उनके, एक ही पेन, दूसरा कोई पेन नहीं है तुम्हारे। ये दो कैसे हो गए? एक सिक्के के दो पहलू कैसे बन गए? गोंड प्रधान। मेरी नजर में ये दुनिया में सबसे ज्यादा बेईमान आदिवासी है जिन्होंने समाज को तोड़ा है। ये जो लोग जातिवाद करते हैं, आज समाज को बांटने की नहीं, जोड़ने की जरूरत है। ये बात अलग है कि कुछ लोग प्रधानों की तरफ अलग नजर से देखते हैं। ये बात अलग है कि कुछ लोग अपने आप को राजा समझते हैं। प्रधान भी अपने आप को राजा ही समझता है। चाहे आप या जंगो राइटर का इतिहास ले लो, हम लोगों ने समाज के साथ ईमानदारी नहीं करी। आप अपने आप को राजा बोलते। किसी समय आदिलाबाद का राजा था आदिवासी। तो कोई ताली मत बजाओ। किसी समय आदिलाबाद का आदिवासी राजा था। आज आदिलाबाद में आदिवासियों का कब्रिस्तान नहीं है। तुम्हारे पास में अपनी खुद की जमीन नहीं है जहां पर तुम अपने समाज के लिए कार्यक्रम कर सकते हो। ये समाज ऐसा समाज जिसको मरने को भी जगह नहीं और जीने को भी जगह नहीं है, इसको समाज नहीं बोलते। मैं ऐसे समाज का कभी विश्वास नहीं करता। मैं ये देखने के लिए आया था कि मेरी कौम के लोग क्या कर रहे हैं। मैं ये देखने के लिए आया था कि मेरे कौम के पढ़े लिखे लोग क्या चाहते हैं। मैं ये देखने के लिए आया था मेरी कौम के जवान बच्चे जो है, युवा लड़की लड़के, ये क्या करना चाहते हैं। दुनिया किधर जा रही है, हम किधर जा रहे हैं, ये किसी को नहीं मालूम। 1993 में भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी क्या? यूनाइटेड नेशंस। अब दुनिया का, जैसे भारत का एक संविधान है वैसे पूरी दुनिया का एक संविधान बनने वाला है। उसको दुनिया का संघ बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस। वो यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार ने प्रस्ताव भेजी कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। साथियों, अब गोंड और प्रधान के बस की बात नहीं रही, ये तो खत्म हो जाएंगे। भारत सरकार बोलती है कि भारत में आदिवासी नहीं रहते। इसका दूसरा मतलब होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। इसके ऊपर गोंड प्रधान का क्या कहना है? भारत के आदिवासी नागरिक नहीं है। चुप है मोदी, कुछ नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोलता है मोदी? जनजाति समारोह बोलता है, लेकिन आपका आदिवासी समारोह नहीं बोलता है। आपको इस देश का मालिक बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। आपको प्रधान बोल के जमीन नहीं मिलेगी। आज गोंड बोल की जमीन नहीं मिलेगी। आपके तो राजा थे। गोंड का जो मुखिया था वो प्रधान था, प्रधान का जो मुखिया था वो राजा था। दोनों के हाथ में सत्ता थी। जो प्रधान था वो भी राजा था, जो गोंड था वो भी राजा था। लेकिन एक भी राजा ने अपने समाज के साथ में ईमानदारी नहीं किया। आज मुस्लिम भाइयों की कितनी जगह है यहाँ पर देख लीजिए आदिलाबाद में। उनके पास बड़ी बड़ी जगह है। ब्राह्मण भाइयों की जगह है जिनका कुछ नहीं था यहाँ पर, उनके लिए जगह है। लेकिन जिनके राजा थे आज उनका झोपड़पट्टी भी नहीं है खुद का। यानी हमारे राजाओं ने क्या किया? समाज के साथ में गद्दारी की। एक राजा का नाम बताओ दादा, जिसके राज में गोंडी भाषा की बात होती थी। मैं इसको गोंडी भाषा नहीं बोलता, कोया भाषा बोलता हूं। ये गोंड प्रधानों की भाषा नहीं है, ये बेसिक भाषा है जिसके अवशेष अभी मोहनजोदारो हड़प्पा में मिले हैं। ये संस्कृत को 2000 लोग नहीं बोलते भारत में, लेकिन देश की पहली भाषा है वो, ऐसा बताया जा रहा है। तब गोंड प्रधान कुछ नहीं बोलते। तब आप नहीं बोलते कि हमारी भाषा संस्कृत के पहले की है। लेकिन हम बोल रहे हैं आज कि जब से भगवान नहीं पैदा हुआ था इस देश में, तब से आदिवासी रहता है। यहां भगवान से भी पुराना आदिवासी है और ये हम प्रूव कर रहे हैं। आप उस कौम के आदमी हो, आपके बाद भगवान पैदा हुआ है जमीन पर, पहले आप पैदा हुए हैं। वो पहचान है आपकी। उस पहचान के बारे में क्या बोलोगे आप?
दुनिया किधर जा रही है? आज तुमको अमेरिका के भी आदिवासी की जरूरत है, तुमको अफ्रीका के भी आदिवासी की जरूरत है, ऑस्ट्रेलिया के भी आदिवासी की जरूरत है। वो तुमसे जुड़ेगा कैसे? अरे यहाँ तो महाराष्ट्र का तेलंगाना का आदिवासी एक जगह नहीं आ सका है, वो छोड़ दो, गोंड प्रधान एक जगह नहीं आए हैं अभी तक। मेरी नजर में सबसे बेवकूफ आदिवासी है ये, बुरा नहीं मानना, जो अपने भाई को नहीं पहचान करना, यानी बिगड़ आदिवासियों के भारत। जब तुम्हारा बच्चा ही जिंदा नहीं रहेगा, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी जिंदा नहीं रहेगी, तो किसके लिए ये सब कर रहे हो? तुम्हारा बच्चा कैसे जिंदा रहेगा इसके बारे में बताइए। केंद्र सरकार ने पूरा आरक्षण खत्म कर दिया, राज्य सरकार में भी आरक्षण तुम्हारा ऐसे लोग ले रहे जो आदिवासी नहीं है। तुम्हारे बाल बच्चों को नौकरियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी इसका भी प्रश्न है। तुम्हारे लोग सबसे ज्यादा गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे खोदने की भी मशीन निकल जाएंगी, वो भी काम तुमको नहीं मिलेगा। जिंदा कैसे रहोगे? कौन सा काम करोगे? कैसे रहेगी ये पीढ़ी जिंदा? ये तो सोचता ही नहीं है, और जो सोचता नहीं है वो समझता नहीं है, उससे बड़ी चीज सुनता ही नहीं है। आधे लोग भाग गए, उनको लगा नेता आ गया, 2 अगरबत्ती लगा दिए, हार पिना दिए, बाजा बजा दिए, कार्यक्रम संपन्न। वो हीरा सूखा क्या है इसके बारे में कोई लेना देना नहीं है। मैं भी इसी कौम का हूं, मैं भी इसी पीढ़ी का आदमी हूं। मैं आपसे पूछता हूं, मेरे को दो कौन सी किताब में हीरा सूखा को पढ़ूं, मैं बताओ। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे के हाथ में देता है कुरान शरीफ। मुसलमानों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, लेकिन सब मानते हैं उस कुरान शरीफ। वो बोलता है बेटा ये तेरा ग्रंथ है, इसको जी, इसको समझ, ये तेरे जीने मरने का सिद्धांत है। एक क्रिश्चियन भाई अपने बच्चे के हाथ में बाइबल देता है, वो बताता है बेटा ये तेरे जीना मरने का सिद्धांत है, इसको लेके चल। उनके स्कूल चलते, कॉलेज चलते, उनके बड़े बड़े कारखाने चलते, 16 साल की लड़कियां भी नन बन जाती है, जीवन भर समाज के लिए काम करते हैं। हिंदू ब्राह्मण भाई सुबह उठता है, वो आरएसएस की शाखा में अपने बच्चे को भेजता है, वो उसको रामायण पढ़ाता है, महाभारत पढ़ाता है, उसको वेद पढ़ाता है, उसको बताता है ये तेरा है। एक जज भी रहेगा ब्राह्मण कम्युनिटी का, तो चड्डी पहन के शाखा में जाता है वो आरएसएस की। उनकी भी बड़े बड़े मंदिरें चलते हैं, पूरा उनका मठ चलता है उनका। अब तो आरएसएस ये देश ही संभाल रहे वो लोग। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे बच्चे ने अगर तुमसे पूछा कि मेरा कौन है, मेरे कितने लोग हैं, मैं कौन से वंश का हूं, मेरे को कौन से रास्ते से चलना है, मेरे पास कौन सा इतिहास है, मेरा सांस्कृतिक इतिहास क्या है, तुमसे अगर तुम्हारे बच्चे ने पूछा तो कौन सी किताब देंगे उसके हाथ में? बताओ क्या दोगे तुम? क्या है तुम्हारे बच्चों को देने के लिए? तुम्हारे पास कौन सी व्यवस्था है? बस ये बताइए, ये पाड़े रांदुर, ये तो कोई तो रांदुर, ये तो वो गोंड है, ये तो प्रधान है। ये इतिहास नहीं है। एक समय था जब पूरे देश के आदिवासी एक जगह थे, जिसको सिंधु संस्कृति बोलते हैं, जिसको कोई संस्कृति बोलते हैं, जिसको असुर संस्कृति बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानव शास्त्र विज्ञान ने बता दिया है कि किसी समय पूरे आदिवासी एक जगह थे। तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारा दुख एक, तुम्हारा शोषण एक जैसा है, तुम्हारी सामाजिक अवस्था एक जैसी है, व्यवस्था एक जैसी है, तो विचारधारा भी एक होना चाहिए। अगर विचारधारा एक है तो तुम्हारा मिशन भी एक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे समाज में, ऐसा कुछ आया ही नहीं। कोई भी आ रहा है धर्म की बात कर रहे हैं, तब से आदिवासी है। अपनी संस्कृति की बात करो। अगर इस देश का मालिक बनना है आपको, तो आदिवासी संस्कृति का कोई तोड़ नहीं है। अभी पूरा विश्व बचा रहे ये झाड़, पूरे जो ग्लोबल क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो अभी चल रहा है पूरे विश्व में, कि कोई कहीं पे भी कोई भी मौसम बदल रहा है। दुक्काले के समय बरसात आ रही है, बरसात के समय दुक्काल आ रहा है। ये जो पर्यावरण बदल रहा है इसलिए क्योंकि इन्होंने आदिवासी संस्कृति का पालन नहीं किया। कोई रामदेव बाबा बताएगा क्या आदिवासी को?
बोलो रामदेव बाबा को कि आदिवासी महिला के जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद के बता दे, वो कामदेव बाबा बन जाएगा। उसको कोई जरूरत नहीं, आदिवासियों को कोई शंकराचार्य आके समझा नहीं सकता आदिवासियों, क्योंकि उसके खून में ईमानदारी है, उसके खून में मेहनत है। 6 फीट का रहने के बाद भी गड्ढे खोदता है, लेकिन मंदिर में जाके किसी को लूटता नहीं है, उसको आदिवासी बोलते हैं। ठीक नहीं मानता है वो। ये हमारी कौम की विशेषता है। ये बात अलग है कि अपने ही नेताओं ने समाज को डुबा डाला है, अपने लोगों ने डुबाया है। आज लावारिस जैसे पड़े हुए हम लोग, हम लोगों की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बोलने की बातें हैं, जब गोंड प्रधानों को नंगा करके मारते तो कोई नेता सामने नहीं आता है। 13-13 साल की बच्चियों के हाथ में बंदूक है, वो गोंड प्रधान लड़की है जिनको नक्सलवादी बोल के मारा जाता है, तब कोई बात नहीं होती, तब कोई नेता तुम्हारा खुल के बात नहीं करता है। किसी ने जाके पूछा नहीं उसको कि बेटा जिस उम्र में तेरे हाथ में किताब और कॉपी होना चाहिए था, उस उम्र में तेरे पास में बंदूक कैसे आई? कोई नहीं पूछता है। ऐसा समाज, इसको समाज बोलेंगे तुम? तुम्हारा आदमी पार्टी से ईमानदार है लेकिन समाज से गद्दार है। उसको पार्टी की चिंता है, समाज की कोई चिंता नहीं। मैं पिछली बार मेरे को फुलाजी बाबा के यहाँ बुलाए थे, मैंने कई आदिवासियों से मिला। मैं यहाँ फुलाजी बाबा का समाधि है, कहां पर? पटनापुर में गया था। मैं बुरा नहीं मानना कोई, आपको लगेगा ऐसा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं बहुत चिढ़ता हूँ गोंड प्रधानों से। मैं पूरे देश में काम कर रहा हूँ, दूसरे देशों में भी काम कर रहा हूँ। दुख होता है मेरे को कि हमारे ही लोग एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे, एक दूसरे के साथ में नहीं। कैसी परिस्थिति है आज? रोटी, तुम्हारे बच्चों की पेट की रोटी छीनी जा रही है, तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारे बच्चे की नौकरी छीनी जाती है, तुमको पता भी नहीं कि तुम्हारा ग्रेजुएट बच्चा गड्ढा खोदने का काम कर रहा है। वो जिंदा कैसे रहेंगे यार? तुम्हारी जमीनों का सैटेलाइट सर्वे हो गया है। तुम्हारा मुख्यमंत्री चाहेगा तो भी तुम्हारी जमीन नहीं बचा सकता, क्योंकि दिल्ली से आदेश आएगा कि आदिवासी की जमीनों को खरीद लो, आदिवासियों को जमीनों को। क्योंकि सबसे ज्यादा सस्ती जमीन किसकी है? दूसरे की जमीन 1 करोड़ की, तो आदिवासी की जमीन 5 लाख की। अगर मेरे को जमीन होना तो मैं किसकी खरीद बना रहे हैं? कोयला निकलता है तुम्हारी जमीन पे, तुम्हारी जमीन पे जंगल है और तुम्हारे ही लोग विस्थापित हो रहे हैं। गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं बेचारे, अपने बाल बच्चों को उठाते किसी सड़क किनारे जाके खड़े हो रहे हैं। दूसरे की जमीन पे नजर नहीं है, आदिवासियों की जमीन पे नजर है। किसी समय तेलंगाना में, जिसको अभी तुम तेलंगाना राज्य बोलते हैं, यहां पर 40% जमीन आदिवासियों की थी, 40%। और कुमरा भीमू जब था, जब पूरा आंध्र प्रदेश था, तब आदिवासियों की 60% जमीन थी। आज क्या हुआ है? केवल राज्य में आदिवासियों की 16% जमीन बची है, सिर्फ 16%। मैं ये मान सकता हूं कि आदमी मर गया होगा, तुम्हारी जनसंख्या भी कम हो गई है। जिस क्षेत्र में 40% आदिवासी थे, आज वो 22% आ गए। आदमी मर सकता है, कोई क्रिश्चियन धर्म ले लिया होगा, किसी ने हिंदू धर्म ले लिया होगा, कोई मुसलमान बन गया, लेकिन जमीन कहां जाएगी? जमीन कहां गायब हो गई? उसको पैर रह गया। आदिवासियों की जमीन कहां गई? तुम्हारे राजाओं ने रॉयल्टी मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से राजस्व मिलना चाहिए करके पूरी जंगल की जमीन आदिवासियों की ये बताया कि राजा की जमीन है और पूरी जमीन गवर्नमेंट को सरेंडर की है। उसका परिणाम ये हुआ कि जितने आदिवासी थे वो भूमिहीन हो गए और राजा मालामाल हो गया। तो राजाओं ने भी धोखा दिए समाज को, नेताओं ने भी धोखा दिया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस समाज की बागडोर कौन संभालेगा? ये समाज को जिंदा रखने के लिए कौन कर रहा है? हमारे लड़कों को तो गांडू बना रहे हैं। वो सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है, उसका दर्द होता है उसको, लेकिन उसकी बहन को नंगा नहलाते हैं,
उसको मार देते हैं, उसका रेप करते हैं और उसकी लाश ऐसी फेंकी जाती है तब उसको कोई दर्द नहीं होता। जब आदिवासियों की बस्ती उठाते हैं तब कोई दर्द नहीं होता, लेकिन सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होता है तो दर्द होता है। उसके दिमाग को बना दिया गया ऐसा। तुम्हारा बच्चा कोई भगवा झंडा पकड़ रहा है, कोई नीला पकड़ रहा है, कोई पीला पकड़ रहा है, कोई काला पकड़ रहा है। अबे समाज का झंडा कौन सा है? झारखंड का आदिवासी हरा झंडा लेता है, त्रिपुरा मेघालय का आदिवासी थोड़ा लाल झंडा लेता है, सह्याद्री का आदिवासी वो फड़की लेता है। पूरे देश के आदिवासियों के अलग अलग झंडे हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आदिवासियों का एक झंडा होना चाहिए। पूरे देश के आदिवासी एक जगह होनी चाहिए। पूरे देश के आदिवासियों का एक मजबूत संगठन बनना चाहिए ताकि आपकी आने वाली जनरेशन यानी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे, लड़ सके। जो लड़ नहीं सकता वो बच नहीं सकता। तुम लड़ोगे कब? जब तुम संगठित रहोगे। तुम संगठित नहीं रहोगे तो लड़ोगे कैसे मेरे भाई? सब तो ये बोलने के लिए पैदा हो गए कि ये गोंड है, ये प्रधान है। गोंड और प्रधान एक है और ये एक ही बनना चाहिए, इसके लिए कोई काम नहीं कर रहा। सब नेतागिरी बगा रहे हैं अपनी। मैं ऐसे नेताओं को मानता नहीं हूं। इसको सामाजिक नेता नहीं बोलते। समाज बहुत बड़ी चीज है। 24 साल की उम्र थी बिरसा मुंडा की। 24 साल, सिर्फ 24 साल। मुझ की कौम भी नहीं आती है। वो 24 साल की उम्र में हंसते हंसते मैं जो मर रहा हूं बोले मेरी कौम के ऊपर, मेरे समाज के लिए मर रहा हूं। समाज यानी क्या? मुंडा, भील, गोंड, प्रधान, जिसका समान सांस्कृतिक मूल है उस पर जो समूह बनता है उसको समाज बोलते हैं। मैं आदिवासी समाज की बात कर रहा हूं। वो बिरसा मुंडा जिसका आप लोग अभी बात कर रहे हैं, उस बिरसा मुंडा के लोग भी मानते हैं हीरा सुक्का को और लिंगो को, क्योंकि लिंगो के सर में सींग लगे रहते हैं, उसको सिंगा बोंगा बोलते हैं, और हीरा सुक्का के पास में किंगरी है, उसको कोंगा बोलते हैं। लेकिन किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं मानते, दोनों को बोलते वो एक ही हमारे संस्कृति के जनक। भारत के बाकी आदिवासी लोग बोलते हैं ये हमारे संस्कृति के जनक है, और यहाँ का मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का आदिवासी बोलता है ये धर्म के जनक है। धर्म की गाड़ी तो 4000 साल पुरानी है, संस्कृति की गाड़ी तो 20,000 साल पुरानी है। उसमें बैठो ना। पूरे विश्व के आदिवासियों की संस्कृति एक जैसी है, लेकिन आप धर्म लेके जाओगे तो आपके साथ वहां का किसी भी देश का आदिवासी जुड़ेगा नहीं। लेकिन आप संस्कृति बोलेंगे तो कोई भी जनजाति का आदिवासी तुम्हारे पास आएगा। संस्कृति वो चीज है। ये 6 देव, ये 7 देव, बुढ़ान पेन, पेरसा पेन, बीमाल पेन, बाघाई, बाघोबा, ये कोई धर्म नहीं है, ये संस्कृति है। ये जो 3 मुंडी देखते हैं शेर की आप लोग, इसको बीमाल पेन बोलते हैं। बीमाल मतलब गोंडी नहीं पकड़ सकते, इसको बोलते बीमाल पेन। जिसको हम पकड़ नहीं सकते, उस शक्ति को, उस प्राकृतिक शक्ति को बोलते बीमाल पेन। ये जो 3 सिक्के पे 3 शेर दिखते हैं ना आपको, ये इसी के प्रतीक है, जल, जमीन और जंगल। ये जल, जमीन, जंगल की थेरी बिरसा मुंडा ने रखा। बिरसा मुंडा उसी संस्कृति का है जिस संस्कृति के आप है। लेकिन यहाँ का प्रधान और गोंड पूछता है, ये पता नहीं गए बिरसा मुंडा प्रधान था, गोंड था? अबे पूरी कौम के लिए मरा वो। 1 लाख से ज्यादा आदिवासी लोग मरे थे उसके आंदोलन में। दूसरे विश्व युद्ध में इतने लोग नहीं मरे जितने बिरसा मुंडा के आंदोलन में लोग मरे। 6 साल के बच्चे से लेकर तो 60 साल का बूढ़ा भी शहीद हुआ। तब जाके ब्रिटेन में ये कानून बना जिसको लैंड एक्विजिशन एक्ट बोलते हैं, जिसको भूमि संपादन अधिनियम बोलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर ये कानून नहीं होता तो तुम्हारे पास 1 एकड़, 2 एकड़, 5। समाज बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे पास से
तुम्हारे पास आज जो आरक्षण है वो समाज की वजह से, तुम्हारे पास जमीन है समाज की वजह से, तुम्हारी पहचान है समाज की वजह से, तुमको सुरक्षा है समाज की वजह से। अकेला एक शब्द हटा दो तुम्हारे बाजू से, समाज, तुम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम समाज के बगैर कुछ भी नहीं। समाज इतनी बड़ी चीज है, भगवान से बड़ी चीज है हमारे जीवन में समाज, बहुत बड़ी चीज है समाज। और उसी समाज के लिए ये लोग दीवाने जैसे फांसी के तख्ते पे चढ़े। उनको तो हम जानते नहीं है, लेकिन मोदी का फोटो बराबर लगाइए, फलाने हीरो का फोटो लगाइए, आमिर खान, गरीब खान, फलाना खान, ये इनको जानते हैं हम, लेकिन हम अपने शहीदों को नहीं जानते, अपने सही में महापुरुषों को नहीं जानते। समाज ऐसे नहीं बनता दादा, समाज के लिए तो मरे हैं लोग तभी जाके समाज जिंदा है। राजा ने फांसी नहीं लगाया, शहीदों ने फांसी लगाई। आज समय अलग है, अपने ऊपर संकट में फंसे हुए हम। जो देश का पहला आदिवासी आदमी था, पहला आदमी था, वो देश का आखिरी आदमी बन गया है। आपके बाल बच्चे जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। पुलिस स्टेशन में तुम्हारी रिपोर्ट नहीं होती है, तुम्हारा बच्चा मर जाता है तो तुमको पर्याय मानव बना लिया है, सब्स्टिट्यूट ह्यूमन बोलते हैं उसको। दूसरे भारत के 18-19 देश है, स्टेट है जहां पर इस आंदोलन को चल रहा है जिस पर आप मैं बात कर रहा हूं। आपके तेलंगाना में भी आंदोलन चल रहा है, आपके आंध्र प्रदेश में भी लोग हैं, कर्नाटक में भी लोग हैं। दिन रात घर बार छोड़ के ईमानदारी से काम कर रहे लड़के। ये अंशुल जो लड़का आपने देखे अभी मध्य प्रदेश से आया आपके बीच में, कहाँ है वो? मरकाम। ये अंशुल मरकाम, ये बच्चा बहुत बड़ा लिखा है। ये मध्य प्रदेश से आया, जबलपुर से। ताली बजाओ इसके लिए। ये मिशन क्या लगा है, जो मिशन की नींव हम लोगों ने डाले हैं। ये डॉक्टर फुल सके खड़ा हो जा, ये डॉक्टर है, फुल टाइमर है, 24 घंटे वही काम। ये पंखा चलता है ना, इसलिए ऑक्सीजन दे रहा है पंखा, क्योंकि उसके पीछे एक मशीन लगी हुई है, इसलिए वो आपको ऑक्सीजन देता है। वैसे समाज को जिंदा रखने के लिए मिशन की जरूरत है, संगठन की जरूरत नहीं है। पाइली के 50 संगठन है, मैं अध्यक्ष हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं सचिव हूं, फलाना हूं, क्या करेंगे? अबे तेरे को अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते, उससे क्या होगा? आज तो आदिवासियों की राष्ट्रपति है, क्या हो? लेकिन वो भी डरती है आदिवासियों को खुलेआम आदिवासी बोलने के लिए। राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं है। अब तो तुम्हारी राष्ट्रपति है, फिर भी तुम्हारे समाज को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। क्या करेंगे? परिस्थिति बहुत भयंकर है। इन परिस्थिति को नहीं समझेंगे तो रास्ता भी नहीं निकलेगा आपके लिए। ये परिस्थितियां बहुत विपरीत है जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे दादा। मैं अगर खुले में बोल दूंगा ना तो उस चीज से गलत हुए, कम से कम आए हैं। नहीं तो इसी आदिलाबाद में ऐसे लोग भी हैं जो क्लास 1 ऑफिसर है, अभी टीवी और बीवी के साथ बैठे हैं। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे आदिवासी नहीं है, बोगस आदिवासी, और तुम्हारा आरक्षण लिए है। ऐसे आदमी को तुम बोगस आदिवासी बोलते हो। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे ही समाज के हैं, तुम्हारे ही समाज के भरोसे वो विधायक बनाए, आमदार बनाए, मिनिस्टर बनाए, कलेक्टर बनाए, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, टीचर बनाए, क्लर्क बनाए, बाबू बनाए, और तुम्हारे ही समाज के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे आदमी को गद्दार बोलते हैं, इसको गद्दार आदिवासी बोलते हैं। ये बोगस आदिवासियों से बड़ी समस्या गद्दार आदिवासियों की है। ये समस्या पे काम करो, उस समस्या पे काम होना चाहिए। हमारे पास आज जो जितने समाज की समस्या है, रोज देखो एक भी समस्या कम नहीं हो रही है। रोज एक अलग समस्या, उसके बाद एक अलग समस्या, उसके बाद एक अलग समस्या, नए समस्या हो रही है। आपको मालूम है कर्नाटक में क्या हुआ?
गोंड और प्रधानों को डीशेड्यूल कर दिए, सूची से ही निकालने का षड्यंत्र रच दिए। आंध्र प्रदेश में 2013 में स्टिंगन करके एक कमेटी आई थी, जिसको टाटा टीसीएस बोलते हैं, टाटा सोशल साइंस का एक टीएसएस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उसकी एक रिपोर्ट आई है कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना बेल्ट में कुछ आदिवासी दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। ये कुछ आदिवासियों में एक नाम प्रधान का भी था। इसी का फायदा उठाए कुछ लोगों ने, और इनको मालूम था कि ये प्योर आदिवासी कौम है, प्योर गोंडी जानने वाली कौम है, प्योर गोंडी भाषा और गोंडी संस्कृति को जिंदा रखने वाली कौम है, क्यों ना इसी को बाहर कर दिया जाए। इसलिए 2014 में पहला षड्यंत्र हुआ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के स्टेट्स में, कि यहां से प्रधानों को डीशेड्यूल करने की बात की गई। उन्होंने बराबर बोले, बाकी जनजातियों के नाम है, प्रधानों का नाम क्यों नहीं है? गलत सवाल नहीं था वो, बिल्कुल सही सवाल है। उस पर आज सोचने की जरूरत है, लेकिन ये बंद रूम में सोचने वाली बात है, बाहर नहीं, अंदर की बात है। आप हर बात मंच से नहीं बोली जाती है, कुछ चीजें अंदर भी रहनी चाहिए, जिसको रणनीति बोलते हैं, इसी को मिशन बोलते हैं। हाथी के खाने के कुछ और दिखाने के कुछ होना चाहिए। हर चीज ओपन नहीं करना, तुमसे ज्यादा चतुर तुम्हारा दुश्मन है, अपने से ज्यादा मजबूत है वो, अपन तो बटे हुए टुकड़े टुकड़े में, वो तो सबको बांट लिया एक जगह में, वो तो सबको बोल रहा है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। तेरा फोन करता हूं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक पहला प्रश्न, क्या हम हमारे समाज को बचाने के लिए सामाजिक मिशन बना सकते हैं? पहला, क्या हम पूरे देश के आदिवासियों को एक जगह ला सकते हैं? दूसरा, क्या हम पूरे आदिवासियों को, जनजातियों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकते हैं सांस्कृतिक आधार पर? तीसरा, क्या हम ये गोंड प्रधानों की दूरी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं? चौथा, ये चैलेंज है। और पांचवा प्रश्न, क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कोई रास्ता बना के रख सकते हैं जिसकी वजह से वो जिंदा रहे? साथियों, भारतीय संविधान में तुम्हारा उल्लेख 70 साल तुम जी रहे हो। 2025 में अगर इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अंतरराष्ट्रीय संविधान अगर बन गया 2025 में, अगर अंतरराष्ट्रीय संविधान बन गया और उसमें तुम्हारा उल्लेख नहीं रहेगा तो तुम्हारा कैसा होगा? मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा फिर से सुनो, कि भारत के संविधान में तुम्हारा उल्लेख था करके 70 साल तुम लोग जिंदा रह गए। कुछ लोगों को नौकरी मिली, कुछ पढ़ पाए, कुछ हमारे घर बन पाए, बच्चे स्कॉलरशिप ले लिए, कुछ हमारी जमीनें बच गई। 2025 में अगर अंतरराष्ट्रीय संविधान बन गया और उसमें आदिवासियों का उल्लेख नहीं रहा और यह बोला गया कि भारत में आदिवासी ही नहीं है, और उस अंतरराष्ट्रीय संविधान में तुम्हारा उल्लेख नहीं रहेगा, तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? जिंदा रह पाएंगे क्या? सही बोलो, हाथ उठा के बोलो, रहे या नहीं? नहीं। उसके बारे में सोचा जाए। एक पीढ़ी तो चली गई, 3 पीढ़ी चली गई। ये जो पीढ़ी है ना, इनके सामने जिंदा रहने का प्रश्न है। जो आदिवासी कभी अपने राजपाट के लिए लड़ता था, बाद में वो जल जमीन जंगल के लिए लड़ने लग गया, बाद में अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए लड़ रहा था, और आज वो राशन कार्ड के लिए लड़ता है। ऐसे कई आदिवासियों के उदाहरण है कि उनको बीपीएल का, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं, गरीबी रेखा के नीचे वाला जो कार्ड है, वो नहीं मिला तो परिवार ने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि उनको लगा कि हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे अगर हमको राशन नहीं मिलेगा तो। महाराष्ट्र के मेलघाट में पूरे बच्चे मर रहे हैं, 10 साल तक के बच्चा जिंदा नहीं रहता है। अभी गढ़चिरौली के क्या हाल है, वहां पर सूरजागढ़ में आदिवासी बच्चों को वो जो धूल निकलती है, जिसको आयरन ओर माइंस बोलते हैं, जिसका
जैसे ये लोहा है, इसको जंग लगती है, उसका धूल निकलता है, उस धूल से बच्चों को कैंसर हो रहा है। वो बच्चे लैट्रिन भी जाते हैं ना तो लाल निकलती है, वहां के झाड़ लाल हो गए हैं, वहां कोई परिंदा नहीं रहता है 100 किलोमीटर तक, कोई चिड़िया नहीं जाती है वहां। और ये बोल रहे हैं कि हमको रोजगार दे रहे हैं, और रोजगार कौन सा दे रहे हैं? रोजंदारी वाला, 500 रुपए रोज। मर गया तो तेरी किस्मत। रोजगार के नाम पे हमारी जल जमीन जंगल सब ले रहे, हमारे बच्चों को एक वो बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल बनाएंगे। वे तो पहले कैंसर से मरेगा तब हॉस्पिटल बना रहा है तू, यानी बीमार करेगा और मार भी देगा। स्कीम कैसे लाते हैं आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए? किस टाइप की स्कीम है? अगर सुसाइड कर रहा है तो 8 लाख रुपए देना, यानी मरेगा तो पैसे मिलेंगे उसको। कोई आदिवासी बच्चा आश्रम स्कूल में पढ़ता है, आपके आश्रम स्कूल को क्या बोलते हैं आप लोग? आश्रम स्कूल ही बोलते हैं। अगर वहां कोई आदिवासी बच्चा मर गया ना दादा, 30,000 रुपए देती है गवर्नमेंट उसको। एक आदिवासी बच्चे की जान की कीमत 30,000। ईद का बकरा 1 लाख रुपए का बिकता है, लेकिन आदिवासी के बच्चे की जान की कीमत 30,000 रुपए है। यानी ये हमारी जान का मूल्यांकन क्या कर रहे हैं? 30,000 रुपए। ये परिस्थितियां दूसरे समाज के साथ में नहीं है, अपने लोगों के ही साथ में है। मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया, आप लोगों से बहुत बात करने के लिए इच्छा थी मेरी, लेकिन मैं ज्यादा विश्वास ऐसे मंच पर बात करने में विश्वास नहीं रखता। बंद रूम की कैडर में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि खुलेआम आप बात कर सकते हैं किसी भी। दादा का सवाल मेरे को बुरा नहीं लगा, मेरे को अच्छा लगा कि कोई आदमी खड़े होकर मेरे को बोल रहा है, इसका भी जवाब चाहिए, होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, अपने नेताओं से भी पूछो इसका जवाब। मैं तो दूंगा ही जाएंगे, लेकिन दिला के जाएंगे यहां से। ये सतीश पे नाम बोल रहा है, इसका जवाब दे के जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल दे के जाऊंगा, इसी का जवाब दे के जाऊंगा। आप लोग मैं भी दे के जाऊंगा। ये मैं आप थोड़ी दूसरी प्रॉब्लम समझ में आ गई। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है चार्जिंग है कि आप लोगों के सामने, हमारे लोगों के सामने परिस्थितियां दिन ब दिन गंभीर होते चले जा रही है। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, समाज एक जगह कैसे आएगा। बाकी को छोड़ दीजिए आप, ये प्रधान भी एक जगह है क्या? आधे तो पार्टी के नाम से बढ़ गए हैं, आधे संगठन के नाम से बढ़ गए हैं, आधे नेता के नाम से बढ़ गए हैं। संगठनवाद, पार्टीवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, पूंजीवाद, समाज बढ़ते चले जा रहा है। ये समाज को एक जगह लाने के लिए घातक चीजें हैं। अगर आपको समाज को एक जगह लाना है तो केवल समाज और समाजवाद को चलाना पड़ेगा। पहले आदिवासियों को लोग मूल निवासी बोलते थे, फिर आदिवासी बोलने लग गए, वनवासी, अब वनवासी बोल रहे हैं। 5-10 साल बाद में स्वर्गवासी बोलेंगे आप। ये हालत हो गई है। मेरे आप लोगों से मेरी विनती है, अपनी संस्कृति के साथ गद्दारी मत करो, अपने समाज के साथ गद्दारी मत करो, किसी भी किस्म का कोई जातिवाद मत करो, समाज को नजर के सामने रख के काम करो। आने वाली जनरेशन कैसी जिंदा रहेगी इसके बारे में सोचो। लड़कों को दिमाग से तैयार करो, उनकी क्लासेस लो, उनको कैडर कराओ, उनको समझाओ देश क्या है, संविधान क्या है, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था क्या है, संस्कृति क्या है, समाज क्या होता है। अपने आदमी को जात समझती है, समाज नहीं समझ रहा उसको, जो सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए, आपके लिए। ये लड़ाई बहुत बड़ी है भाई। आज तो अपने वजूद को खतरा हो गया है। देश में आदिवासी ही नहीं है ऐसा बोला जा रहा है। विश्व के किसी देश में यह बात नहीं हो रही है जो भारत में हो रही है। जितनी तकलीफ भारत के आदिवासियों के, विश्व के किसी देश में आदिवासियों को उतनी तकलीफ नहीं है।
ये बोल देना कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं, उसका दूसरा मतलब होता है आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। ये मामूली बात नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात है। खतरा है अपने लिए। ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा, याद रखो, ये जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार जाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आदिवासी नक्शे से हट जाएगा। अगर आप सही में समाज को जिंदा रखना चाहते हो तो किसी किस्म का भेदभाव मत करो। अगर अपना आदिवासी आदमी गरीब भी है तो उसके साथ प्यार से मिलो। वो मजदूर भी है, दारू भी पी के होगा तो उसको समझाओ, क्योंकि समाज के सामने सब समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। चाहे क्लास 1 ऑफिसर रहे, मिनिस्टर रहे या मिनिस्टर रहे, सब समान होते हैं। समाज बहुत बड़ी चीज होती है। अगर ये समाज नहीं होता तो हमारे मुंह में नाम हीरा सुक्का का नहीं आता। अगर ये समाज नहीं होता तो हमारे मुंह में नाम लिंगों का नहीं आता। अगर यह समाज नहीं होता तो हमारे मुंह में नाम कुमरा भीमू का नहीं आता, बिरसा मुंडा का नहीं आता, टंटा भील का नहीं होता, गोभी प्रधान का नहीं आता। आपको मालूम है आदिलाबाद में एक नाम था जिसका नाम है गोंदी प्रधान। गोंदी प्रधान ये एक ऐसा क्रांतिकारी हुआ है जिसके बारे में उड़ीसा में चर्चा होती है। उड़ीसा में, यहाँ के आदिलाबाद के एक प्रधान आदिवासी को उड़ीसा में जाना जाता है। इतना करंट रहता है आदिवासियों में। भागने वाली कौम नहीं है, लड़ने वाली कौम है। जगह आने की जरूरत है। ये गोंड प्रधानवाद खत्म होना चाहिए। आप मेरे को अच्छा बोलो या बुरा बोलो, लेकिन जो मेरी स्टडी है, जो मेरा अनुभव है, जो मेरी जिंदगी के मैंने 25-30 साल दे दिया, मेरे को खुद को नहीं मालूम कि मेरी लाइफ कैसे निकल गई बाहर। आज देश में हर एक कोने में आप जाइए, बिरसा ब्रिगेड, बिरसा मुंडा का आंदोलन तुमको दिखाई देगा। इतना ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के भी मुंह से नाम निकलता है बिरसा मुंडा का। आज मजबूर हो गए, नहीं तो पूछते भी नहीं थे। जिन्होंने उंगली नहीं कटाए उनका नाम शहीदों की लिस्ट में था। हमारी तो पूरी कौम की कौम शहीद हो गई। कुमरा भीमू के साथ जितने गोंड नहीं थे उतने प्रधान थे, जितने प्रधान नहीं थे उससे ज्यादा माड़िया थे। गोंड प्रधानों से ज्यादा 7 माड़ियाओं ने कुमरा भीमू का दिया है। कोलाम आदिवासियों ने दिया है। लेकिन मैं जिस प्रधान क्रांतिकारी का नाम लिया उसको धोखा भी प्रधानों ने दिया है। सही है। बाबूराव शर्मा के को मारा भी गोंडों नहीं। जब उसको फांसी दे रहे थे तो राजा भी गोंडी था वहां। गोंड और प्रधान दोनों खड़े थे, लेकिन किसी ने उसके बारे में उसको ये नहीं, उसका विद्रोह नहीं किया किसी ने। सब चुपचाप थे। उसको फांसी दी गई। फांसी देने के बाद उसकी बॉडी को काट कर चूने की भट्टी में डाली गई। जो सजा संभाजी महाराज को दी गई वही सजा बाबूराव शर्मा के को दी गई, बोध्या प्रधान को दी गई। ये आदिवासी क्रांतिकारियों के साथ में हुआ है। उधर शंकर शाह रघुनाथ शाह को तोप से उड़ा दिए। आपने रानी दुर्गावती का नाम लिया। मैं रानी दुर्गावती को नहीं मानता। मैं नहीं मानता, क्योंकि रानी दुर्गावती के कार्यकाल में आदिवासियों की जमीन यहाँ पे ब्राह्मणों को दी गई नरसिंहपुर में। रानी दुर्गावती के ही कार्यकाल में जैसी शादी हुई 2 साल बाद में दलपत शाह को मार दिया गया। जो गणमंडला यानी अपना मंदा, वो गणमंडला बन गया। उसकी राजधानी गणमंडला नहीं है, वो नरसिंहपुर के आगे चली गई थी। आज पूरा गोंड प्रधानों की गलतियों की वजह से आज पूरा मध्य प्रदेश आदिवासियों के हाथ से निकल गया। हर एक घर के बाद में दूसरे घर में एक मजदूर है, एक आदमी के बाद दूसरा आदमी मजदूर है। और मजदूरी नहीं है, मजबूर भी है, वो कोई दूसरा नहीं, आदिवासी है। यही गोंड प्रधान है। जिन प्रधानों ने आदिवासी संस्कृति को जिंदा रखा, जो आज वाद्य बजाते हैं अपने ही लोग, वो चाहे गोंड रहे या प्रधान रहे,
अब अपने अपने घरों में वो बाजा नहीं बुलाते, वो डेग लगाते हैं। अबे तो बजाएगा क्या, क्योंकि उसका तो पेट नहीं भरेगा। तू तो डीजे लगा रहा है, अभी तू तो डिस्को में डांस कर रहा है। तेरे को शर्म आ रही है? मैं पर्दा लूं, मैं गोंड लूं, भील लूं। अच्छा वो छोड़ो यार, मेन चीज, मैं आदिवासी हूं ये बोलने में भी शर्म आती है। पेंदाम है तो पेंदाम कर दिया, मड़ावी है तो मड़ावी कर दिया, मसराम है तो मसराम कर दिया, कोला पे है तो कोला पे कर दिया। जैसे सचिन तेंदुलकर का रिश्तेदार बन रहा है, जिससे तेरा कोई लेना देना ही नहीं है। अपनी कौम के साथ गद्दारी करने वाला आदमी सामाजिक नहीं हो सकता है। आप लोग इन सब बीमारियों से बाहर आओ। जो जातिवाद करता है उसको करने दो, लेकिन अगर सही में समाज का निर्माण करना है तो ईमानदारी से सामाजिक रूप से काम करो। बहुत बड़ी मीटिंग करे आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा मेरे को। मैं पहली बार आया आदिलाबाद में, ऐसी सभा में मैं डरता हूं आने के लिए, क्योंकि ये बेल्ट में मैं बहुत कम घूमता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा कैडेट्स लेने में, क्लासेस लेने में बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। एक मर जाए तो 100 पैदा हो जाना चाहिए। ये मोमेंट है, इसी को मिशन बोलते हैं। समाज की 16 साल की बच्ची का भी दिमाग ऐसा होना चाहिए कि समाज ने उसको सुनना चाहिए। राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। याद रखो, ये मिशन चलाना है अपने, इसी को सामाजिक मिशन बोलते हैं। संगठन से काम नहीं चलेगा, धर्म की दुकान से भी काम नहीं चलेगा, संस्कृति से काम चलेगा। कितनी भी पार्टी बना लो तुम, कितने भी धर्म बना लो, उससे समाज की समस्याएं खत्म होने वाली नहीं है। समस्या की मेन जड़ है दिमाग। बिरसा मुंडा ने बोला था कि तुम आर्थिक रूप से गरीब रहोगे चलेगा, लेकिन मानसिक और विचारिक रूप से गरीब नहीं रहना चाहिए। जो विचारों से गरीब रहता है वो गुलाम पैदा होता है, गुलाम ही मर जाता है। ये सोच है। आप लोग बैठे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, लेकिन इनका जो जवाब है दादा का, मैं उनसे अकेले में बैठ के बात कर लूं। लेकिन कुछ चीजें हमारे में सुधार आनी चाहिए। साल में एक बार मत जमा होना, हर हफ्ते में मिलो। हर घर से 1 रुपए समाज के नाम से निकलना चाहिए। सामाजिक मिशन चलना चाहिए। हर आदमी ने रोज 1 रुपए डालना चाहिए समाज के नाम से। आदिलाबाद में मेरे नॉलेज के हिसाब से 48,600 परिवार है, 640 परिवार है। 48,640 कम्युनिटी के है, वो अपने जेब में आमदार रखता है। विधानसभा जिला नहीं, विधानसभा की बात, विधानसभा क्षेत्र अपने जेब में आमदार रखता है और इस जेब में मंत्री। अगर किसी पार्टी की जरूरत नहीं है अगर समाज एक जगह आ जाए तो। लेकिन हम एक जगह नहीं आ रहे हैं। हमको लगता है मैं पहले, ये स्वार्थ है, इससे बाहर आ जाओ। अरे एक तरफ से बोलता है लड़ाई के मैदान में हम, और दूसरी तरफ अगरबत्ती लगाने की बात कर रहे हैं। यूट्यूब लाइव है। लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाएगा तो बचेगा कि मरेगा? जब वहां तो लड़ना ही है तेरे को, लेकिन भागने के रास्ते बना रहे, लड़ने के रास्ते नहीं बना रहे। हमारे लिए, आप लोगों के लिए, गोंड हो, प्रधान हो, कोरकू हो, भील हो, कोलाम हो, मुंडा हो, कोई भी आदिवासी हो, एक ही पर्याय है, हमको एक जगह आना पड़ेगा, एक सूत्र में बनना पड़ेगा। सांस्कृतिक आधार पे हमारे खून एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारा इतिहास एक है, मूल एक है, तो समाज भी एक होना चाहिए। अगर समाज एक है तो विचारधारा भी एक होना चाहिए, और विचारधारा एक है तो हमारा मिशन भी एक होना चाहिए। आज के लिए आपके बीच में मैं आया, मेरे से कुछ गलती हो गई होगी, माफ करना, अपना समझ के मेरे को माफ कर दे। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं वो पूरा सच है। एकदम से विश्वास मत करो, कल मैं तुमको धोखा दे दिया तो तुम क्या कर लोगे? घर में जाके बैठो, अकेले में बैठो, सोचो कि मैं क्या बोल के गया आपके बीच में और क्यों बोल के गया।
मैं आज के दिन आप जितने आयोजक कमेटी के लोग हैं, मैं सब लोगों से ज्यादा परिचित नहीं हूँ, कुछ ही लोगों से परिचित था। मैं डॉक्टर पंकज कुलसंगे और दादा सब लोगों ने, आप लोगों ने मेरे को ये किया। कुछ लोगों को मैं पहले से जानता हूँ, यहाँ बाकी लोग मिले, कुछ लोग बोले दादा आप आ रहे करके, हम लोग आ रहे, आप यहाँ पर आओ। कुछ अपने किन्वट के और नांदेड़ साइड के लोग भी मेरे को मिले, मेरी माँ बहने, मेरे भाई लोग जो बैठे, आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, किसी भी पार्टी की नीयत आदिवासियों को लेकर साफ नहीं है। एक अपने नेता पे भरोसा नहीं करना है, अभी समाज पे भरोसा करना है। और समाज पे तभी भरोसा कर सकते हैं जब आपको समाज एक जगह दिखे। अगर एक जगह नहीं रहेंगे आप तो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। दूसरी चीज, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से प्रधान कम्युनिटी, कोलाम कम्युनिटी, ये कुछ आदिवासी सेक्टर को यहाँ से बाहर रखने, योजनाओं से बाहर रखने, ये जानबूझ के किया गई बदमाशी है, क्योंकि उनको मालूम है उनका विरोध कौन करता है। ये बदमाशी है, ये षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन इस षड्यंत्र का जवाब आपको बहुत चुपचाप देना पड़ेगा। जिसको अपने परिवार की चिंता है, बे तू कलेक्टर इसलिए क्योंकि तू आदिवासी, तू आमदार इसलिए क्योंकि तू आदिवासी, तू डॉक्टर इसलिए क्योंकि तू आदिवासी। अगर तू आदिवासी नहीं होता तो तेरी औकात नहीं रहती बाबू बनने की, कलेक्टर बनने की, आमदार बनने की, नेता बनने की। समाज से गद्दारी नहीं होना चाहिए। सब लोग आपस में बैठो, एक दूसरे से झगड़ा मत करो। चार में जब रहते हैं हम तो दो चार लोगों में दो लोगों की विचारधारा अलग रहती है, तीसरे की विचारधारा अलग रहती है। लेकिन एक परिवार में जब हम लोग रहते हैं तो सबको लेके चलना पड़ता है। सबकी बातों का सम्मान, सबकी विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। आज के दिन जो आयोजक लोगों ने मेरे को बुलाया, मैं आया था दूसरे मोड़ से, दूसरे मूड में आया था कि मैं आज कुछ अलग बात करूंगा, कुछ अलग बातें मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। लेकिन यहाँ देखकर जो माहौल देखा, दादा लोग चिल्ला रहे थे यहाँ से कि भैया आ जाओ यार, खाना खा के इधर ही आओ। खाना खा के आदमी लड़ने जाना चाहिए, तो अपना आदमी खाना खा के सीधा घर ही निकल गया। ये तैयारी है, मानसिक तैयारी। मैं एक जोक याद आ गया मेरे को, आखिरी बार एक जोक याद आया है, शायद किसी को समझ में आए ना आए। बहुत अच्छा आदिवासी परिवार रहता है, आदिलाबाद का ही रहता है, प्रधान ही रहता हूं। बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं और सीधा मुंबई भाग जाते हैं यहाँ से। लड़की भी अच्छी गोरी वोरी देख लेता है वो और शादी कर लेता है, चले जाते हैं। लड़की बढ़िया बाप कट वगैरह जीन्स सब टी शर्ट पहन लेती है और वो कभी पलट के अपने घर की तरफ, अपने गांव की तरफ देखता ही नहीं। 2 साल हो जाते, 5 साल हो जाते, 6 साल हो जाते, 10 साल हो जाते, अपने गांव को देखने भी नहीं आता, छापता भी नहीं। वो दूसरे लोगों की संगत में अपने आप को बदल देते हैं। एक बार ऐसी होता है कि भैया आदिलाबाद में कोई कार्यक्रम रहता है और उनको यहाँ आना पड़ता है मजबूरी में, तो उसकी मिसेस आती है, वो आता है और आदिलाबाद में अपने गांव खड़े के लोग देखते हैं, जितने लावारिस कुत्ते हैं, बोले साला अपने 2-4 लोग जो रामा और टीमा जो रहते हैं सोचते रहते हैं कि भैया साला सब लोग इंग्लिश कुत्ते को पालते हैं, वो बिकते हैं वो कुत्ते को, लेकिन ये गावरानी कुत्ता क्यों नहीं बिकता है। तो बोले आता क्या करायचा, कैसा करने का इसको। तो वो लोग क्या करते, कुत्ते की धूम वूम काटते, उसको पेंटिंग करते और बाजार में लाके रखते। अचानक वो 2 लोग आते हैं, वो 2 लोग आके कुत्ते को वो भाई देखती है, वो भी उसका हस्बैंड भी रहता है, उसका आदमी भी रहता है। तो वो बोलता है वाह वाह कितना अच्छा कुत्ता है, 2-2 आंख है, 1-1 नाक है, ऐसा वैसा पप्पी वप्पी लेती है। तो वो जो दोनों रहते हैं रामा और तीम्या को गुस्से से देखता है। तो वो तीम्या बोलता है माझ्याकडे काय बघते रे तू, इतकं रागत कशाला बघते माझ्याकडे।
तो वो बोलता बे तब आईला सांगून दे त्या कुत्र्याच्या तोंड इकडे नाही तिकडे आहे म्हणे। तो ऐसी हालत हो गई अपने पढ़े लिखे लोगों की। ये सच्चाई है। ये दोस्तों 25 साल के बाद में आज रिजल्ट है। भारत के ऐसा कोई आदिवासी जगह नहीं है, ऐसा कोई आदिवासी स्टेट नहीं है जहां आज ये मूवमेंट नहीं चलती। बिरसा मुंडा का, कंटा भील का नाम नहीं आता, पूरे शहीदों का नाम आता है आज। और वो कौन रहे, प्रधान रहे, कौन रहे, भिल रहे, कोई भी रहे, देश के आज कम से कम 140 जनजाति के लोग इस मिशन में काम करते हैं, जिसको मिशन के रूप में चला रहे हैं, मिशन आदिवासी भारत। जिनका ये भारत नहीं है वो बोलते हैं हमारा भारत है, लेकिन इसका मालिक तो आदिवासी है। जब तक आदिवासी जिंदा है ये भारत किसी दूसरे के नाम से नहीं हो सकता है। लेकिन हम मालिक हैं, इस बात का गर्व करो। मालिक बोलो अपने आप को, राजा बोलने के बजाय मालिक बोलो। जब हमारी गण व्यवस्था थी दादा, गण व्यवस्था इसको बोलते हैं कि हमारे जो आप लोग गण जानते हो, जब गण व्यवस्था थी तब लिंगो और हीरा सुक्का, जंगो रायता, मोना काजा, लीमा, ये मैं जो नाम ले रहा हूं, लीमा, मोना काजा, ये यहाँ के नागा संस्कृति के लोग हैं, नागालैंड के, उनके नाम आते थे। वो उल्लेख मिल रहा है आज। जब हम वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब हमको समझ में आ रहा है ये गण व्यवस्था की व्यवस्था है। और गण व्यवस्था 2000 साल पहले बुद्ध के समय तक के थी, उसके बाद में खत्म हो गई। बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम, अलाराम कलाम नहीं, अलार कलाम, हाँ अलाम कलाम। वो सांख्यिकी दर्शन समझाया बुद्ध को। कितना बड़ा आदमी होगा वो तो तुम्हारा ही आदमी था। अलार कलाम का गुरु हीरा सुक्का, हीरा सुक्का की जो मेन की हरप्पा, जिसके नाम से हरप्पा है, हिरबा, ये सांस्कृतिक शब्द है। आप लोग पूरे सम्मान के साथ में मेरे को सुने। किसी दिन और अच्छे से बैठेंगे, किसी दिन और अच्छे से बात करेंगे, जब जब आप लोग बुलाएंगे। फिलहाल मेरा ध्यान अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों में है। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि एक बार चलो अपने लोगों से मिलो। मैं अपने लोगों से मिलने आया, मैं अपनी जात से नहीं अपने खून से मिलने आया। ये याद रखना, मैं अपने समाज से मिलने आया। आप मेरे से ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, दादा भी जो बोल रहे हैं उनका एंगल अलग है सोचने का, मेरा एंगल अलग हो सकता है, इनका एंगल अलग हो सकता है। एक दृष्टिकोण रहता है सबका। समूह उसी को बोलते हैं, समाज उसी को बोलते हैं जब सबके दृष्टिकोण मिल जाते हैं। हमारे सामने कोई दूसरा पर्याय नहीं है, केवल सामाजिक मिशन ही चलाना है। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों से 2 मिनट